अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो हम लोग वो स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें मैं आपको जो है वो सब कुछ बताऊंगी, कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो आगे प्रोसीड होती है, कौन कौन से मेंस्ट्रुअल फेजेस होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले एज यूजुअल वीडियो स्टार्ट होने से पहले अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाकर हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों के पास जो है वो नोटिफिकेशन जाती रहें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑक्यूर इन रिप्रोडक्टिव एज्ड इंडिविजुअल्स विद यूट्रस। ये एक ऐसी साइकिल है जो कि फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, और इसमें क्या होता है कि ये रिप्रोडक्टिव एज जो है, जो हमारे पास 12 से लेकर मीनोपॉज तक रहती है, लाइक प्यूबर्टी से लेकर जो मीनोपॉज तक की एज होती है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव एज। उसमें जो है वो इंडिविजुअल में होती है। किसके अंदर होती है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल? यूट्रस के अंदर। अब जो मैंने बातें नोट करके लिखी हुई है ना, ये सब एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमारे जितने भी लेक्चर्स होते हैं ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इसके बाद बुक को हाथ लगाने की, क्योंकि सब लेक्चर्स हम यूएसटीवी बुक की लाइन्स से ही लिखते हैं, मतलब वही चीज़ है जो उसमें लिखी हुई है। It involves a series of hormonal changes and physiological events that prepare the body for the possible pregnancy. होता क्या है कि इसमें जो है वो एक सीरीज़ चलती है जो कि हार्मोनल चेंजेस और फिजियोलॉजिकल इवेंट्स को मैनेज करती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं एक बॉडी के प्रेग्नेंट होने में, उसमें वो हेल्प करती हैं। द साइकिल टाइपिकली लास्ट अराउंड 28 डेज। ये साइकिल जो है वो 28 डेज जो है वो चलती है। ऑल थो वेरिएशंस इन साइकिल लेंथ आर कॉमन। हाँ, अब जाहिर ये बिल्कुल कॉमन बात नहीं है कि हर किसी में 28 डेज़ ही चलेंगी। एवरेज हम बता रहे हैं कि 28 डेज़ चलती हैं। अब जैसे कुछ लोगों की जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है वो 1 till 7 डेज़ होती है, कुछ लोगों की 1 till 6 डेज़, कुछ लोगों की 1 till 5 डेज़। लाइक ये एक इंसान की बॉडी पर और उसके वेट पर और उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस पर डिपेंड करता है। लेकिन हमने जो एक एवरेज लिया है वो है 28 डेज़ का, ठीक है। वेरिएशन जिसमें आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो लेंथ है ये कॉमनली सबके अंदर हो। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ प्राइमरी रेगुलेटेड बाय 4 की हार्मोन्स। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये 4 की हार्मोन्स हैं उनसे चलती है। एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच लुटेनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरीके के काम करते हैं, और प्रोजेस्टेरोन भी जो है वो काफ़ी चीज़ों में शुमार होता है। अगर आप लोगों ने मेरे इससे पुराने लेक्चर देखे हैं तो आपको क्लियर होगा कि कौन सी चीज़ क्या बनाने में हेल्प करती है, किस चीज़ को स्टिमुलेट करने में हेल्प करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। फॉलोइंग आर द फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुएशन फेज जो है वो पहला फेज़ है। दूसरा जो हमारे पास क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज या फिर प्री ओव्यूलेशन फेज, जो कि ओव्यूलेशन से बाद पहले होता है। फिर ओव्यूलेटरी फेज जिसमें जो है वो ओव्यूलेशन होती है। सिक्रेटरी भी कह सकते हैं इसको हम, या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ, उसके बाद हम इसकी जो है वो प्रॉपर वर्डिंग्स पे आएंगे, और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर जो है वो वर्डिंग को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसकी डायग्राम को पढ़ते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक यूट्रस है, ठीक है ना। ये पूरा यूट्रस है, ये इसका कर्विक्स है, और ये जो है वो इसकी ऊपर की जो हमारे पास होता है ये वो वाला पार्ट है, और ये इसकी पूरी यूट्रस की बॉडी है, ठीक है। अब जो ये हमारे पास ट्यूब्स है ना छोटी छोटी, इसको हम कहते हैं फलोपिन ट्यूब्स, या फिर हम इसको कह सकते हैं ओविडक्ट। इसको हम दो नाम देते हैं, फलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट, ठीक है। और जो इसके ऊपर वाली चीज़ है इसको हम कहते हैं ओवरी, इसको हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना ये जो चीज़ है इसको मैंने यहाँ पे आपको बड़ा करके दिखा दिया, इस वाली चीज़ को यहाँ पे बड़ा करके मैंने आपको शो करवाया, और अब मैं इसके सारे स्टेजेस भी आप लोग को बताऊँगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम किसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे जब ओव्यूलेशन हो जाएगी, यानी ये सारे प्रोसेस हो जाएंगे यहाँ पर, तब जो है वो हमारे पास सेकेंडरी oocyte यहाँ आकर अटैच होगा, और इधर आकर क्या होगी, इम्प्लांटेशन होगी, और फिर जो है वो आगे जाइगोट में जो है वो बच्चा जो है वो बनता जाएगा, ठीक है। अच्छा, अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। ये प्राइमरी फॉलिकल्स कुछ हार्मोनल चेंजेस में का शिकार होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि इनके इर्द गिर्द एक तो छोटा सा जो है वो
वो लिक्विड नुमा स्ट्रक्चर जो है वो आ जाता है, ठीक है। फिर सेकेंडरी से कुछ और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये वेसिकल फॉलिकल या फिर ग्राफिन फॉलिकल में तब्दील हो जाते हैं। अब क्या होता है कि कैविटी के साथ लिक्विड या फ्लूइड के साथ साथ उसके अंदर जो है वो एक कैविटी भी आ जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट फर्दर हमारे पास क्या होता है कि ये ग्राफिन फॉलिकल, इसको हम ग्राफिन फॉलिकल भी कह सकते हैं या वेसिकुलर फॉलिकल भी कह सकते हैं। ये ग्राफिन या वेसिकल फॉलिकल्स सेकेंडरी oocytes में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्या थे, प्राइमरी फॉलिकल्स, और यहाँ तक भी प्राइमरी oocyte। देन ये इसमें किस में कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocyte में। सेकेंडरी oocyte जो होता है, ये जिसके अंदर सेकेंडरी oocyte है, यहाँ पे ये प्राइमरी oocyte होता है इसके अंदर, यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte होता है, और फिर ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन के लिए यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। यहाँ से निकल जाता है और यहाँ तक आके इम्प्लांटेशन की कोशिश करता है। अब क्या होता है कि पीछे जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये एक कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में तब्दील हो जाता है जो कि येलो कलर का होता है, और उसको कहते हैं कॉर्पस लूटियम, ठीक है। ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है येलो कलर का। इसमें से सेकेंडरी oocyte जा चुका है, वो ओव्यूलेशन के लिए जा चुका है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर ओव्यूलेशन नहीं होती, यानी कि यहाँ पर जो है वो स्पर्म अंदर जाकर जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं करवाता है, यानी कि प्रेगनेंसी फॉर्म नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो क्या होता है कि ये जो कॉर्पस लूटियम है, जो कि येलोइश स्ट्रक्चर है, ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है, और डीजनरेट होने के बाद ये शेड हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है मेंस्ट्रुअल फेज का, जिसको अब जो है वो हम लोग वर्डिंग्स में पढ़ेंगे ताकि हमें जो है ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज की। मेंस्ट्रुअल स्टार्ट विद ब्लीडिंग, देयर इज द डिस्चार्ज ऑफ ब्लड एंड डेब्रिस ऑफ डिसऑर्डर्स टिश्यूज ऑफ द यूट्रस थ्रू वजाइना। मेंस्ट्रुअल फेज जो है, ये मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है किधर से, ब्लीडिंग से। ब्लीडिंग किसकी होती है, ब्लड की, जाहिर सी बात है। अब इसमें क्या हो रहा है कि टिश्यू ऑफ द यूट्रस थ्रू वजाइना, यानी कि ये जो यूट्रस था ना, यहाँ पे ये डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, ये शेड होना स्टार्ट हो जाता है, और क्या होता है कि वजाइना के थ्रू जो है ब्लड जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है। अभी कुछ लोगों के 1 till 5 डेज़ होती है, कुछ के 1 till 7, 1 till 6। तो ये बॉडी और वेट पर जो है वो इन्हिसार करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। व्हेन नो प्रेगनेंसी इज अक्यूर्ड फॉलोइंग द लास्ट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन कौन सा डे है, 14th डे। 14th डे तक जब कोई प्रेगनेंसी अक्यूर नहीं होती है, तो ओव्यूलेशन होने के बजाय क्या होता है कि कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होना शुरू हो जाता है, वो येलोइश स्ट्रक्चर में आ जाता है। द प्रोगेस्टेरोन सिक्रीट इज स्टॉप्ड बाय कॉर्पस लूटियम। जो कॉर्पस लूटियम था, वो प्रोगेस्टेरोन जो है वो रिलीज़ कर रहा था, जिससे जो है वो प्रेगनेंसी जो है वो मेंटेन रहने में हेल्प करता है, प्रेगनेंसी को होने में हेल्प करता है। अब क्या हुआ कि जब वो नहीं हो रही फर्टिलाइजेशन, तो इसमें कॉर्पस लूटियम ने प्रोगेस्टेरोन जो है वो सिक्रीट करना बंद कर दिया। एंडोमेट्रियम ब्रेक ऑफ एंड स्टार्ट फॉलोइंग अलोंग विद द ब्लड आउट ऑफ वजाइना। और एंडोमेट्रियम क्या होती है, यूट्रस की इनर लेयर। एंडोमेट्रियम क्या हुई, ब्रेक डाउन होना शुरू हुई और श्रेड होना स्टार्ट हो गई, और वो जो ब्लड था वो वजाइना से आउट आना स्टार्ट हो गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं ड्यूरेशन की। द स्टेज लास्ट अबाउट 5 days एंड एक्सटेंड फ्रॉम day 1 to 5। ये जो स्टेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का, ये 1 till 5 days तक रहता है, 1 till 5। ये हमारे पास न्यू STB बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन बट अगर हम लोग कॉमनली बात करते हैं तो हर किसी के ये जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोलिफरेटिव या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज की। इन दिस फेज द इंक्रीज इन FSH लीड्स टू द स्टिमुलेशन ऑफ अ फ्यू ओवेरियन follicule. All the follicle except for one cease to grow and eventually degenerate through a process known as follicle atresia. होता क्या है कि हमारे पास जो है इस फेज़ में जो है वो स्टिमुलेशन होना स्टार्ट होती है, कौन से हार्मोन की, FSH हार्मोन की। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, FSH हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट होना स्टार्ट होता है इस वाले जो है वो प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में जो है वो कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फिर यही जो है FSH हार्मोन इसको सेकेंडरी से वेसिकुलर या फिर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट करता है। अब क्या होता है कि उसमें से, इन सब फॉलिकल्स में से, इन सब oocytes में से कोई एक oocyte ऐसा होता है जो कि सेकेंडरी oocyte में तब्दील होता है। बाकी सारे जो हमारे पास oocytes होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, और वो जब डीजनरेट हो जाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फॉलिकल एट्रीसिया, ठीक है। याद रखिएगा इस लाइन को, क्योंकि ये MD गेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है।
लाइक इसमें इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऑल द फॉलिकल एक्सेप्ट फॉर वन सीज टू ग्रो, रुक जाते हैं ग्रो होना, एंड इवेंचुअली और क्या होते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं थ्रू अ प्रोसेस नोन एज फॉलिकल एट्रीसिया, एक प्रोसेस जिसको कहा जाता है फॉलिकल एट्रीसिया। ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, रोल ऑफ FSH ऑन यूट्राइन वॉल। अब यही FSH जो है वो हमारे पास जो यूट्रस की वॉल है उसके ऊपर क्या रोल करती है उसको पढ़ते हैं। FSH also induce the Graafian follicle to produce estrogen, which increase the blood supply of endometrium, due to which it become lush and thick. अब क्या होता है कि ये जो FSH हार्मोन था जो यहाँ तक आया था, ठीक है, यहाँ तक आया था, अब इसने क्या किया कि इसने जो है वो ग्राफिन फॉलिकल पे आकर क्या किया, इसने ईस्ट्रोजन रिलीज़ करवाना स्टार्ट किया। ठीक है, इसने ईस्ट्रोजन रिलीज़ करवाना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे पास एंडोमेट्रियम की लेयर थी, यूट्रस की जो इनर लेयर होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम की जो लेयर थी वो थिक और लश होना यानी कि मोटी होना जो है वो स्टार्ट हो गई। ठीक है, क्या किस वजह से, क्योंकि इसमें जो है ना वो उसने ब्लड डालना शुरू किया, जिसकी वजह से थोड़ी सी हार्ड हो गई, थोड़ी सी थिक हो गई, मोटी हो गई। ठीक है, अब ये मोटी क्यों हो रही है, ये मोटी इसलिए हो रही है ताकि जब इसमें इम्प्लांटेशन हो तो कोई भी मसला फॉर्म ना हो। ठीक है, अब क्या हुआ कि FSH यहाँ तक आया, इसने यहाँ तक जो है वो स्टिमुलेशन की और उसके बाद उसने ईस्ट्रोजन जो है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है इस पॉइंट पर आकर ईस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज़ कर दिया। ईस्ट्रोजन हार्मोन ने क्या किया कि ईस्ट्रोजन हार्मोन ने एंडोमेट्रियम की जो लाइन है, इनर लाइन, उसको जो है वो मोटा करना स्टार्ट किया ताकि इम्प्लांटेशन में मसला ना हो। फिर हमारे पास क्या लिखा है, अफेक्ट ऑन कर्विकल म्यूकस। अब कर्विकल म्यूकस पे क्या होता है, कर्विकल म्यूकस इज डेंस एंड एडहेसिव, ये एक बहुत डेंस और एडहेसिव है, बट इंक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन कॉज इट टू बिकम मोर फ्लूइड एंड ट्रांसपेरेंट, forming pathway that assist the movement of a sperm through the cervix and into the uterus। अब होता क्या है कि वही ईस्ट्रोजन जो है वो इस वाले पार्ट को ना, इस वाले पार्ट को जो है वो ईस्ट्रोजन क्या कर देता है, मोर फ्लूइड या फिर ट्रांसपेरेंट एक लिक्विड सा इधर से जारी करना स्टार्ट कर देता है, लीक करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर कोई भी स्पर्म यहाँ पे आएगा तो मूवमेंट ऑफ स्पर्म जो है वो कर्विक्स से यूट्रस तक बहुत ईजीली हो जाएगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक लिक्विड जो है वो रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम कहते हैं कोई भी फ्लूइड होता है वो, ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट, और वो कौन सा हार्मोन होता है जो करवाता है, ईस्ट्रोजन। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है कि अफेक्ट ऑफ ईस्ट्रोजन ऑन FSH। अब ये जो FSH है जिसने ईस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करवाया है, सिक्रीट करवाया है, इस ईस्ट्रोजन का FSH पर क्या अफेक्ट होगा हम उसको पढ़ेंगे। ईस्ट्रोजन एक्सर्ट्स नेगेटिव फीडबैक ऑन FSH। ईस्ट्रोजन क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक जो है वो देता है FSH पर, रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज ऑन FSH लेवल एज ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन राइजेस। द डिक्रीज इन FSH सर्व्स एज अ सिग्नल फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज LH। होता क्या है, जैसे जैसे ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता रहता है तो ईस्ट्रोजन जो है वो FSH को नेगेटिव फीडबैक देते हुए FSH का लेवल कम करता रहता है। जैसे जैसे ईस्ट्रोजन बढ़ता है वैसे वैसे FSH का लेवल कम होता रहता है, क्योंकि देखिए जब ईस्ट्रोजन बढ़ रहा है इसका मतलब कि हमारे पास सेकेंडरी साइड तक कन्वर्ट हो चुका है ना, यानी कि हमारे पास जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी साइड तक कन्वर्ट हो सकता है। तो अभी हम जो है हमें अभी जो है वो किसी भी तरीके की एग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग हमारे पास यहाँ पर बन चुका है, एक एग हमारे पास आ चुका है, तो हमें यहाँ पर वापस से एग की फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए ईस्ट्रोजन क्या करता है कि FSH को जो है वो कम कर देता है। अब जब FSH कम होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है जो हमारे ब्रेन में मौजूद है, जो इन हार्मोन्स को रिलीज़ करता है, GnRH को, FSH को, LH को, वो क्या करता है कि जब उसके पास सिग्नल जाता है कि FSH कम हो रहा है, FSH की सिक्रीशन कम हो रही है, तो वो क्या करता है, उस पर सिग्नल जाता है कि अब LH को रिलीज़ कर दो। जब FSH की कम होगी सिक्रीशन ड्यू टू ईस्ट्रोजन, तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पास एक सिग्नल जाएगा कि ल्यूटनाइजिंग हार्मोन जो है, जो LH हार्मोन है, उसको सिक्रीट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसको जो है वो सिक्रीट करो। अब LH का क्या रोल है उसका पढ़ते हैं हम। ठीक है, FSH हमारे पास जो है वो सिक्रीट होना बंद हो गया है और LH जो है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हो गया है और ईस्ट्रोजन अपनी जगह पर है। ठीक है, व्हेन LH इज सडनली रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी, अब एंटीरियर पिट्यूटरी में ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है ना, एंटीरियर पिट्यूटरी ही में ही जो है वो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अब क्या हुआ कि जब LH वहाँ से रिलीज होना स्टार्ट हुआ, इट ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ अ डेवलपिंग एग फ्रॉम द मैच्योर फॉलिकल इनटू द ओविडक्ट। उसने क्या किया कि मैच्योर फॉलिकल में से उसको ओविडक्ट तक लेकर आया। दिस इवेंट इज़ नोन एज ओव्यूलेशन। इस इवेंट को कहा जाता है ओव्यूलेशन, जो कि 14th डे पर होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, 14th डे पर जो है ये ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है। LH कन्वर्ट्स द रैप्चर्ड फॉलिकल इनटू अ येलोइश ग्लैंडुलर मास नोन एज द कॉर्पस ल्यूटियम।
अब ये LH क्या करता है उसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। ये LH हार्मोन जो होता है हमारे पास, जब यहाँ से FSH बंद हो जाता है सिक्रीट होना बिकॉज ऑफ ईस्ट्रोजन का नेगेटिव इफेक्ट, अब LH हार्मोन आता है और LH हार्मोन क्या करता है, अब ये फॉलिकल है ना हमारे पास, ये जो है वो हमारे पास ओवरी है, ये वाली ओवरी है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि इधर तक जब हमारे पास जो है वो आया एक प्राइमरी सेकेंडरी उस साइड जब यहाँ तक आया, अब LH हार्मोन का काम है उसको ओविडक्ट से गुजार कर यहाँ तक लेकर आना और यहाँ पे इम्प्लांटेशन करवाना। किसका काम है, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन का। LH का काम है कि वो ओवरी से ओविडक्ट से गुजरता हुआ उसको यहाँ तक लेकर आएगा। अब ये जो फेज़ है जिसमें वो इसको यहाँ तक लेकर आता है ओविडक्ट से गुजरता हुआ, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन फेज़, जो कि 14th डे पर होता है। और ये बहुत ज़्यादा कॉमन एक सवाल आता है हमारे पास, MD कैट में बहुत दफ़ा पूछा गया है कि वो ओव्यूलेशन जो है या फिर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है या फिर फर्टिलाइजेशन किधर ऑक्यूर होती है, तो वो है ओविडक्ट। फर्टिलाइजेशन यहाँ ऑक्यूर होती है ओविडक्ट में, ठीक है। ओव्यूलेशन जो है वो यहाँ पे ऑक्यूर होती है। बहुत ज़्यादा बार MCQs में पूछा जा चुका है कि ओव्यूलेशन जो है वो किधर जो है वो ऑक्यूर होती है, कौन सी साइट है ओव्यूलेशन की, तो ओव्यूलेशन ओविडक्ट में ऑक्यूर होती है, ठीक है। ल्यूटनाइजिंग हार्मोन ने फिर क्या किया, अच्छा उसके बाद ल्यूटनाइजिंग हार्मोन ने चलो यहाँ तक जो है वो अपना काम किया। उसके बाद इसने क्या किया कि जब ये तो सेकेंडरी साइड तो निकल गया ना, वो यहाँ पे आके अटैच हो गया। अब जो ये बचा हुआ है ल्यूटनाइजिंग हार्मोन, ये जो बचा हुआ कॉर्पस ल्यूटियम है, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन ने इसको वापस से डीजनरेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, रप्चर करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग ड्यूरेशन की बात करते हैं। इट ऑक्यूर फ्रॉम 6 to 14 डेज, 14 डेज तक चलता है और 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन ऑक्यूर विद इन अ स्पैम ऑफ लेस देन 5 मिनट, और वो ओव्यूलेशन जो है वो लेस देन 5 मिनट तक होती है। बस इस चीज़ को याद रखना है कि ओव्यूलेशन का स्पैम कितना होता है, लेस देन 5 मिनट, ठीक है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम लोग आ जाते हैं सिक्रीटरी या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज पर। अब इसमें क्या होता है हमारे पास कि द सिक्रीटरी फेज इज़ द थर्ड फेज, रोल ऑफ प्रोगेस्ट्रॉन। अब प्रोगेस्ट्रॉन एक हार्मोन है जो रिलीज़ हुआ, उसका रोल क्या उसके बारे में पढ़ते हैं। द सिक्रीटरी फेज इज़ प्राइमरी रेगुलेटेड बाय हार्मोन प्रोगेस्ट्रॉन। ये जो सिक्रीटरी फेज है ये सबसे ज़्यादा कौन रेगुलेट करवाता है, एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोगेस्ट्रॉन, विच इज़ प्रोड्यूस बाय द कॉर्पस। ये हार्मोन प्रोड्यूस किससे हो रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो येलोइश स्ट्रक्चर था। Progesterone promotes the growth and development of the blood vessels and glands in the endometrium, making it suitable environment for the fertilization egg to implant and develop into an embryo. होता क्या है कि जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये जो है वो एक हार्मोन रिलीज़ करता है प्रोगेस्ट्रॉन, जो क्या करता है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है ब्लड वेसल्स और ग्लैंड्स की, किसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर, जो कि यूट्रस की इनर लेयर है, ताकि एक सूटेबल इन्वायरमेंट पैदा हो सके फर्टिलाइजेशन ऑफ एन एग की, ताकि एग जो है वो उधर सही से इम्प्लांट हो सके एंड डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। अच्छा, देन फिर क्या होता है कि लीडिंग टू डिक्लाइन इन प्रोगेस्टिन लेवल। अब क्या हुआ कि फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन डजंट ऑक्योर। अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन नहीं होती है, यानी कि स्पर्म आकर जो है वो नहीं मेट करता या फिर जो है वो फर्टिलाइजेशन किसी भी वजह से नहीं हो पाती है, तो जो कॉर्पस लूटियम है वो क्या होता है, वो वापस से रैप्चर होना स्टार्ट हो जाता है, लीडिंग टू डेडलाइन इन प्रोगेस्ट्रॉन लेवल। और जब कॉर्पस लूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट होता है तो प्रोगेस्ट्रॉल जो है वो कम हो जाता है, और एज अ रिजल्ट एंडोमेट्रियम स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन, और एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाती है, उसकी शेडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, लीडिंग टू मेंस्ट्रुअल पीरियड, और उसको कहते हैं मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड द बिगनिंग ऑफ अ न्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वापस से मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी तरीके से चलती है, यानी कि पहले फिर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा, FSH आएगा जो उसको रिलीज़ करवाएगा, देन उसके बाद हमारे पास वापस से जो है वो ईस्ट्रोजन आएगा, फिर वो LH हार्मोन को जो है वो इंक्रीज़ करवाएगा, FSH की प्रोडक्शन को रोकेगा, और इसी तरीके से साइकिल जो है वो चलती रहेगी। कॉर्पस लूटियम बनेगा, फिर अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती तो वो डीजनरेट हो जाएगा, प्रोगेस्ट्रॉन का लेवल भी कम हो जाएगा, और इस तरीके से ये साइकिल जो है तकरीबन 50 एज यानी कि मीनोपॉज तक चलती रहेगी। अब ये जो फेज़ है यानी कि सिक्रीटरी या फिर पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज़, इसकी ड्यूरेशन होती है 15 to 28 डेज़ की। तो अब हम आ जाते हैं लेक्चर नंबर 9 के की पॉइंट्स पर। जिसने भी लेक्चर ध्यान से सुना होगा वो लाजमी मुझे की पॉइंट्स के आंसर जो है वो कमेंट में देंगे। इन डैश फेस एंडोमेट्रियम ब्रेक्स ऑफ एंड स्टार्ट फॉलोइंग अलॉन्ग विद ब्लड आउट ऑफ वजाइना। कौन से ऐसे फेज है जिसमें एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाती है और क्या होता है कि ब्लड जो है वो वजाइना से बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, डैश फेज़ लास्ट अबाउट 5 डेज़। वो फेज़ जो है वो 5 डेज़ तक लेता है, वो कौन सा फेज़ है। फिर 3 में हमारे पास है एक्सेप्ट वेस्कुलर फॉलिकल रिमेनिंग फॉलिकल डिसजनरेट थ्रू अ प्रोसेस डैश।
वो कौन सा जो है वो प्रोसेस होता है जिसमें सिर्फ एक वेसिकुलर फॉलिकल बच जाता है ना, जो फर्दर एग में ट्रांसफ़र होता है। तो वो कौन सा प्रोसेस होता है कि जिससे सारे डीजनरेट हो जाते हैं। देन हमारे पास है oogenesis टेक प्लेस इन डैश फॉलिकल। oogenesis कौन से फॉलिकल में अपना जो है वो टेक प्लेस करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि FSH इंड्यूस ग्रेफिन फॉलिकल टू प्रोड्यूस। FSH क्या इंड्यूस करता है ग्रेफिन फॉलिकल को कि वो क्या प्रोड्यूस करे। फिर हमारे पास 6 है डैश हार्मोन इंक्रीज द ब्लड सप्लाई ऑफ एंडोमेट्रियम। कौन सा हार्मोन है जो इंक्रीज करता है ब्लड सप्लाई को एंडोमेट्रियम की। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हमारे पास है कि इंक्रीज लेवल ऑफ डैश हार्मोन कॉजेज द कर्विकल म्यूकस टू बिकम मोर फ्लूइड। Estrogen exerts negative feedback on dash hormone. Decrease in dash hormone serves as a signal to pituitary gland to release LH. Ovulation is initiated dash hormone. LH converts the ruptured follicle into yellowish granular mass known as dash is the phase occur from 6 to 14 days. Ovulation occur with a span less than dash minute. तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो हमारा पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आए लाजमी हमारे चैनल मेडिको बाय हानी को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरीके से हम लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है और दूसरा ये कि और वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और ये नंबर जो स्क्रीन पर चल रहा है, अगर आप लोग हमारे रजिस्टर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जिसमें हम न्यू STB के हिसाब से एक एक लाइन आपको जो है वो बुक की समझाएंगे, पढ़ाएंगे MD-CAT 2024 के लिए ऑनलाइन। तो आप लोग जो है वो इधर अपना नाम और अपना सिटी और कोर्स की डिटेल, लाइक आप लोग इंटर का कोर्स लेना चाहते हैं या फिर आप लोग जो है वो MD-CAT फुल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप वो मैसेज हमें करेंगे तो हम आपको जो है वो फर्दर अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। शुक्रिया।